मैं आपका स्वागत करता हूं बाउंस बैक सीरीज के पहले लेक्चर में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, जहां पर ये एक रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो जो लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग माइंड मैप जैसे एक एक चीज को हम लोग देखेंगे, सारी चीज आपको एक जगह पे मिल जाएगा। फिजिक्स बदनाम नहीं है, आपको मैथ्स नहीं आती वो आपकी प्रॉब्लम, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैथ्स ठीक करो, फिजिक्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो क्या करना है, तारे जमीन पर लेके आ जाओ भाई, तारे जमीन पर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये ए को यहां पर लेके आ जाओ, तो आंसर मिल जाएगा ए लॉग P रेज टू P। अगर मेरा थीटा मेरा 0 है तो लाइन का मेरा एकदम स्लीपिंग लाइन मिलेगा, मुझे स्लोप मेरा 0 मिलेगा, m इज इक्वल टू 0। साइन आपका u है तो आपका कोसेक आपका हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x, ये तो भाई एकदम नहीं हिलने वाला, ये कुछ भी करो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करो, इसका आंसर यही हिलने वाला, ये अपने जगह से नहीं हिलने वाला, ये तो एकदम स्टड आदमी है। मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में, और मैं आपका स्वागत करता हूं बाउंस बैक सीरीज के पहले लेक्चर में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। अभी मैथमेटिकल टूल्स आपका फिजिक्स में एक चैप्टर तो है नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है बिना टूल्स के आप क्या ही काम करोगे। तो फिजिक्स में अगर आपको पहले फिजिक्स पढ़ना है तो आपको थोड़े बहुत बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए, जिससे कि आप फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिजिक्स के सारे कंसेप्ट अगर आपको पता रहेंगे, बट बिना मैथ्स के आप फिजिक्स को एकदम छू भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं यहां पर हम लोग को लेके आया हूं बाउंस बैक सीरीज, जहां पर ये एक रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो जो लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग माइंड मैप जैसे एक एक चीज को हम लोग देखेंगे, सारी चीज आपको एक जगह पे मिल जाएगा। एक वन शॉट लेक्चर है और इसका नोट्स आपको जरूर टेलीग्राम में आपको जरूर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। तो बिना किसी वक्त जाया किए, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे, तो चलिए हम शुरू करते हैं विथ मैथमेटिकल टूल्स। तो सबसे पहले बात हम लोग करने वाले हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में। नाउ बिलीव इट और नॉट, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 11th में आते ही उनको x रेज टू n में कंफ्यूजन होता है। जरा एक बात मैं समझ के ले लो, x रेज टू n मतलब है कि आप x को आप n टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं x स्क्वायर बोल रहा हूं यहां पर, तो मैं x स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं x को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं खुद के साथ। या अगर x क्यूब बोल रहा हूं तो मैं x को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं खुद के साथ, तो x इंटू x मेरा x क्यूब हो जाएगा। वैसे ही मेरा x रेज टू n मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, कितने बार, ऐसे 9 n टाइम्स मुझे करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका ये मतलब नहीं है कि x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x लिख देते हैं लोग, नहीं, वो गलत है। आपको क्या समझना है, दैट x रेज टू n आपका n टाइम्स आपको x को मल्टीप्लाई करना है। अभी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में ध्यान रखना है। हम लोग पहले बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल है आपका x रेज टू a और x रेज टू b। जो आपका ये जो x रहता है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये जो a होता है हम लोग इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर आपका बेस सेम है, तो हमको यहां पर दिख रहा है, हाँ सर x हमारा दोनों बेस सेम है और पावर हमारा अलग है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपका यहां पर पावर ऐड हो जाता है। तो आपको क्या हो जाता है, x रेज टू a प्लस b हो जाएगा। तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब आपका क्या हो जाएगा, x रेज टू 2 प्लस 3, दैट इज x रेज टू 5 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हम लोग बात करते हैं डिवीजन में, x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर क्या करना है, आपका आंसर आएगा x रेज टू a माइनस b हो रहा है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों ना रूल जो है सेम ही रूल है। कैसे सर, बताते हैं। अगर आप x रेज टू b को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो वो x रेज टू माइनस b में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूल तो हम लोग को पता है। फिर अगर ये x रेज टू माइनस b में कन्वर्ट हो गया तो दोनों को ऐड कर दो, तो आपको घूम फिर के यही तो मिल रहा है, x रेज टू a माइनस b। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रही है, आप आगे बढ़ सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका एक पावर वाला कुछ तो टर्म है, दैट इज x रेज टू a है, और उसका एक पावर है, मतलब x रेज टू a की पावर b, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पावर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, x रेज टू a इंटू b आपको यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर अगर समझो x स्क्वायर की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने x स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, मतलब x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्या क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर x रेज टू 6 आना चाहिए। आई होप सो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग ये वाले पोर्शन में जाते हैं। ये वाले पोर्शन में क्या है, दैट एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, फलाना रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ढलाना रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कुछ भी पावर हो, मतलब कुछ भी आपका बेस हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं एनीथिंग रेज टू 1। अगर आप किसी भी चीज को 1 अगर आप पावर दे रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, उसको एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा एनीथिंग ही आना चाहिए। तो x रेज टू 1 आपका 1 आना, x रेज टू 1 आपका x आना चाहिए, c रेज टू 1 आपका c आना चाहिए, एक्सपोनेंट रेज टू 1 आपका एक्सपोनेंट आना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि सम इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में। ये सब चीजें आप अपने छोटे छोटे क्लासेस में अपने अपने मैथ्स टीचर ने बोला होगा, इसको प्लीज याद रखो, बट आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं नहीं तो हम लोग तो याद नहीं रखेंगे, है ना, और फिर अभी उन लोग क्या कर पछता रहे हो, तो अभी याद करने का एक मौका मिला है। ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूं आपकी नीट के एग्जाम में, दैट इज नीट फिजिक्स के एग्जाम में, आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो चलो इसको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात, आपको 2 के सारे पावर्स याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए। तो 2 रेज़ टू 0 आपका 1 होता है, कैसे एनीथिंग रेज़ टू 0 आपका 1 हो रहा है, देखो ये अपना पहला प्रॉपर्टी हो गया। फिर 2 रेज़ टू 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 रेज़ टू 4 16, 32 64 128 256 512 1024, आपको ये पूरा आपको याद होना चाहिए 2 रेज़ टू 10 तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग बात करते हैं 3 के पावर्स के बारे में। 3 का भी पावर्स 5 तक आप याद रख सकते हो, 10 तक याद रखो तो और आपको एडेड एडवांटेज है। तो ये पूरा आपका 3 का पावर आपको याद रखना है। फिर 4 का पावर आप 4 क्यूब तक याद रख सकते हो। फिर 5 का पावर आप अगेन 5 क्यूब तक आप याद रख सकते हो। तो ये थोड़े बहुत पावर चाहिए और याद रखना है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं कौन से और पावर्स के बारे में बात करना है। इसमें हम लोग को सम इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, कौन से स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद रखना है। तो देखो कैसे भी करके आपको जो स्क्वायर वाले टर्म्स है आपको 20 तक तो याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में आपको ये बहुत आसानी पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक जितने भी स्क्वायर्स है आपको याद रहने चाहिए। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि 17 स्क्वायर क्या होता है तो आपको मन में आ जाना चाहिए कि भाई 289 होता है, टाइम वेस्ट ना करो, आगे बढ़ो। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है सर। फिर हम लोग बात करते हैं क्यूब्स के बारे में। क्यूब्स के बारे में हम लोग को बस 10 तक अगर आपने याद रखा तो मोर देन एफिशिएंट है। मुझे खुद याद नहीं है 10 के बाद, तो आपको क्या करना है 10 क्यूब तक आपको याद रखना है और फिर आपका एकदम सीन सॉर्ट हो जाएगा। तो 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक जितने भी आपके क्यूब्स है आपको याद रहने चाहिए। क्या मैं एकदम क्लियर हूं? यस सर मैं क्लियर हूं। हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अभी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट अगर मैं पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है तो आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपका 6 आपका आएगा। बट अगर समझो मैंने पूछा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 40 क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 अगर मैंने बोला उसके लिए यहां पर मैं एक शॉर्टकट लेके आया हूं। ये एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, हम लोग मैथ्स में क्लास 11 और 12 में सीखते हैं, इसका ही हम लोग कंसेप्ट यहां पर लेके आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करना है। अगर समझो यहां पर मैं लेके आ रहा हूं कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 40 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 40 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आपको बता देता हूं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसको आपको एक ऐसे नंबर के टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है जिसका स्क्वायर आपको पता हो और जो सबसे पास हो। तो 40 के पास आपका सबसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? एक 36 है, दैट इज 6 स्क्वायर 36 है। 7 स्क्वायर आपका 49 है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 36 और 40 के पास है, तो इसके रेस्पेक्ट में उसको ऐसा लिख दो। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 हम लोग लिख सकते हैं। हाँ सर हम लोग लिख सकते हैं। फिर 36 को उसके स्क्वायर के टर्म्स में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 आपका ये हो जाएगा। बस बात खत्म। अभी देखो ये अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है आपका? हम लोग ये वाले फॉर्मूला फॉर्मेट में लेके आए, फिर x प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स आपको लेके आना है। तो देखो यहां पर आपको ये x का वैल्यू गिवन है, तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया, फिर प्लस हम लोगों ने लिख दिया, फिर क्या है y डिवाइड बाई 2x। y अपना क्या है? यहां पर 4 है, 4 कर दिया और डिवाइड बाई 2x मतलब 6 का डबल कर देना है, मतलब ये आपका 12 हो जाएगा। तो ये 4 1 जार और ये 3, तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का वैल्यू क्या था? 0.333, तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 6.33 आपको आंसर आ जाएगा। और अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली 6.33 आएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है पीपल, तो आप चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 निकाल के दिखा सकते हो, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। जब भी अगर आपको फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है तो आपको एलसीएम लेना होता है, बट मैं बोल रहा हूं एलसीएम लेना गैर तेल लेने। क्या करना है कि सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहां पर ए बी मिल जाएगा। फिर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को बी के साथ वाई को ए के साथ, और साइन एज इट इज यहां पर कॉपी कर दो। तो देखो क्या हो गया, ए इंटू बी आपने लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो एक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस साइन डाल दिया, और फिर वाई को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर आ गया। बस बात खत्म। आप इससे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर धीरे धीरे क्या इसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो, वो प्रैक्टिस के साथ जब भी आप कलम चलाओगे तब आपको आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको एक जानना है कि ये जो टर्म होता है इसमें आपका जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर आपका 2 होता है। जब भी आपको इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो भी दिखता है, मैक्सिमम पावर जो भी आपका दिख रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो पावर अगर जितना पावर होगा उतने उसके आंसर्स होंगे, उतने उसके रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होंगे? मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट्स भी आपके 2 होने चाहिए।
की बात समझ में आ रही है। फिर 10वीं क्लास में हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग ने यहां पर सीखा था। हाँ सर, हम लोग ने सीखा था, हम लोग को ये याद है। जहां पर बी का वैल्यू हमको पता है, ये अपना एक्स का कोएफिशिएंट होता है, ए अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और सी अपना कांस्टेंट टर्म होता है। यहां पर हम लोग को ये बात समझ में आ चुकी है। तो यहां पर हम लोग डी से क्या क्या हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास दो रूट होंगे, दो रूट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। यहां पर हम लोग को समझ में आ रही है। अगर डी का वैल्यू 0 है तो एक ही रूट आएगा। तो क्या इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बस एक ही रूट है? नहीं, दो रूट है, बट दोनों रूट का वैल्यू आपका सेम आ रहा है, उसके लिए हम लोग लग रहा है कि बस एक रूट आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम लोग बोलते हैं नो रूट बोलते हैं। असलियत में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है, बट अगेन हमको वो पोर्शन में नहीं है, तो उसको थोड़ा साइड रखो, आप मान के चलो नो रूट आपका आंसर आना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी अगर आपको रूट्स निकालना है बाय फॉर्मूला, ये हम लोग श्रीधाचार्य फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं। आपने 10वीं क्लासेस में सीखा होगा दैट रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दोनों रूट आपको यहां पर मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर, हमको समझ में आ गई। या आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो यहां पर और उसे आप निकाल सकते हो ना। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे, कौन सा टेक्निक यूज करना है। आपको फॉर्मूला यूज करना है या आपको फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको यूज करना है। डिपेंड करता है आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। फॉर्मूला से तो हमेशा आंसर आपका आएगा, बट हो सकता है कभी कभी फैक्टराइजेशन से भी आपका जल्दी आंसर यहां पर आ जाए। क्या हमको बात समझ में आई है? मैं थोड़ा साइड रहता हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर बोलना नहीं कि मास्टर हटे नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में। अभी आप बोलेंगे सर हमने तो ये स्कूल में तो नहीं सीखा था, इतना इंपॉर्टेंट तो लगा नहीं हम लोग को, उसके लिए अभी पछता रहे हैं, तो एक बार अभी पढ़ा लो। ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ाने के लिए लेके आए हैं। सच बताओ तो आपको फिजिक्स में ये जो 3 फॉर्मूलाज है ना, ये जो 3 है, ये आपको ज्यादातर यूज करने वाले हैं। जो आपके क्यूब वाले फॉर्मूलाज है उतने आएंगे नहीं, बट मैं स्टिल बोलूंगा कि इसको याद रखने के लिए। बट हम लोग, क्योंकि पता नहीं ना कि कब आपको यूज करने के लिए इसका मौका मिल जाए, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसका काउंटर पार्ट क्या है? माइनस वाला साइन में क्या है? बस प्लस 2ab को माइनस 2ab में आपको कन्वर्ट करना है, बाकी आपका फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, उसके लिए मैंने इसको ऐसा ग्रीन मार्क करके रखा है। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ सकते हो, बट प्लीज एक बार आप मन में थोड़ा देख लो, क्योंकि 2 फॉर्मूलाज है, 2 फॉर्मूलाज तो आप याद रख सकते हो। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहां पर बोल दी है। ठीक है, अभी एक और चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स को बदनाम कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आती है। पहले मैथ्स सीखो, फिजिक्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। फिजिक्स बदनाम नहीं है, आपको मैथ्स नहीं आती वो आपकी प्रॉब्लम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैथ्स ठीक करो, फिजिक्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी जैसे आपने 10वीं क्लासेस में सीखा होता है, आप एक नंबर, आपका फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, उसमें आप एक नंबर ऐड कर रहे हो तो a प्लस डी हो गया। वही नंबर को वापस ऐड करो तो a प्लस 2d हो गया, वापस ऐड करो a प्लस 3d हो गया, एंड सो ऑन। आप कहां तक जाते हो? आप nth टर्म तक जाते हो, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक जाते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर एग्जांपल लू, एग्जांपल क्या है? 1 3 5 7 9, यहां पर आपको दिख रहा है आपने 1 में 2 ऐड किया 2, तो ये आपको 3 मिल रहा है। 3 में और 2 ऐड करो तो आपको 5 मिल रहा है। 5 में और 2 ऐड करो तो 7 मिल रहा है। 7 में 2 और ऐड करो तो आपको 9 मिल रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। यहां पर डी जो है हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? आप एक टर्म लो, उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो आपको क्या हो जाएगा? आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो यहां पर मैंने 3 ले लिया, इसका प्रीवियस टर्म क्या 1 है, तो 3 माइनस 1 आपको 2 मिल रहा है। 5 माइनस 3 आपको 2 मिल रहा है। 7 माइनस 5 आपको 2 मिल रहा है। 9 माइनस 7 आपको 2 मिल रहा है। तो ये एपी पहचानने का एक तरीका होता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है? एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो तो हम लोगों ने पहले से देख लिया है, इट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर सम ऑफ n टर्म्स के बारे में, मतलब अगर मैं यहां पर पूछूं कि भाई ये 4 टर्म का एडिशन क्या होगा या सम क्या होगा, उसका फॉर्मूला है कि आपको ऐसा नहीं करना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये तो छोटे नंबर है। जब बड़े नंबर आ जाएंगे तो उसमें क्या करोगे? तो ये वाले फॉर्मूला में डाल देना है, दैट इज n/2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। आई होप सो आपको सब कुछ क्लैरिटी हो गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? a आपका
फर्स्ट टर्म है, फिर आप एक नंबर उसमें मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप एक नंबर ऐड कर रहे थे, तो अपने आर से मल्टीप्लाई किया, फिर से आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, वापस से आर से किया तो ए आर क्यूब, वापस से आर से किया तो ए आर रेस टू 4। वैसे आप चलते जाओगे तो आपको जनरल टर्म आपको मिलेगा ए आर रेस टू n माइनस 1 यहां पर आपको मिल रहा है। अभी जीपी का एग्जांपल देखो, 1 2 4 8 16 मतलब क्या है, 1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, 2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, वापस से 2 से मल्टीप्लाई 8, वापस से 2 से मल्टीप्लाई 16 एंड सो ऑन आपका चल रहा है। वैसे ही फ्रैक्शन वाइज देखो, हाफ 1/4 1/8 1/16, अभी ये क्या मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया है, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ, तो वापस से हाफ से किया तो 1/4, वापस से किया 1/8, वापस से किया 1/16 एंड आपको यहाँ पर आपको जीपी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन रेशियो है वो आपको हम लोग कैसे करते हैं, क्या करो कि एक टर्म पकड़ो और प्रीवियस टर्म से डिवाइड मार दो, तो 4 डिवाइड बाई 2 2 मिल रहा है, 8 डिवाइड बाई 4 2 मिल रहा है, 16 डिवाइड बाई 8 2 मिल रहा है। वैसे ही 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 आपको 2 मिलेगा, सॉरी हाफ मिलेगा, 1/8 डिवाइड बाई 1/4 आपको हाफ मिलेगा, 1/16 डिवाइड बाई 1/8 आपको हाफ मिलेगा। तो कॉमन रेशियो ढूंढने का टर्म है एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, आपको समझ में आ चुका है। फिर nth टर्म जैसे कि मैंने बोला a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 हो रहा है। फिर सम हम लोग को चाहिए, सम ऑफ जीपी चाहिए अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का, यहां पर बोल रहा हूं फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला अलग होता है बट हम लोग को यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए यहां पर मैंने दिया नहीं है। यहां पर आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यहां पर r आपका कॉमन रेशियो है, a आपका फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस आर पूरा आपका डिनोमिनेटर में है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि लोगों को पढ़ना ही नहीं आता है, इसका असली मतलब क्या नहीं समझ में आता। इट्स बेसिकली आप ऐसा समझो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स पावर ऐसा चीज होती है, लॉगरिथम में ऐसी चीज होती है, घूम फिरा के एक ही चीज है, हम लोग एक ही जगह तक पहुंच रहे हैं। अभी देखो इसको पढ़ते कैसे है। log बेस b रेज टू a मतलब क्या है, log ऑफ a टू द बेस b, इसका मतलब क्या है, आपका ये जो log ऑफ a है और बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये a को हम लोग आर्ग्यूमेंट वैसे बोलते हैं बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल सकते हो, log a टू द बेस b। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है भाई, वो तो बताओ पहले। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले ये वाले टर्म पे ध्यान दो। ये वाले टर्म पे अगर आप ध्यान दोगे, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x, यहां पर मैंने बोल दिया। इट्स इज बेसिकली कि b का क्या पावर आपको देना चाहिए, b का पावर आपको क्या देना चाहिए कि आपको आंसर a मिलना चाहिए। एक और बार बोल रहा हूं, b का क्या पावर दूं कि उसका आंसर a आना चाहिए। इट्स बेसिकली b रेस टू x, आपका a का वैल्यू आपको यहां पर मिलना चाहिए, b रेस टू x का वैल्यू आपको a मिलना चाहिए, वो आपका log का बेसिकली आपका मतलब। क्या आपको बात समझ में आ चुकी है? अभी इट्स बेसिकली log 25 टू द बेस 5 का मतलब है आपको उसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 का ऐसा क्या पावर दूं कि आंसर 25 आना चाहिए। तो 5 स्क्वायर आपका 25 होता है, तो आपका पावर 2 आया, तो उसका आंसर यहां पर 2 आ रहा है। तो देखो 5 रेस टू 2 आपको क्या आना चाहिए, 25 आ रहा है। वैसे ही log 1000 रेस टू 10 बेस 10 आपको क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। क्यों? 10 रेस टू 3 जब भी आप करोगे तो आंसर आपका 1000 यहां पर आना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर ये थोड़े बहुत याद रखने हैं आपको, इस चीज में मैं आऊंगा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के बाद मैं ये चीज में आऊंगा। क्या है नेक्स्ट स्लाइड? देखो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम हम लोग देखेंगे। लॉगरिथम के आपके दो टाइप है, एक है आपका कॉमन लॉग बोलते हैं और एक हम लोग उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। कॉमन लॉग में आपका जो बेस रहता है, जो नीचे आप चीज लिखते हो उसका बेस 10 रहता है। नेचुरल लॉग में आपका बेस ई रहता है। अभी आप बोलोगे सर ये बेस ई क्या होता है भाई? ई आपका मतलब आपका ऑयलर नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 2.7 होता है, E इज इक्वल टू 2.7 होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूं मैं, और इसको हम लोग ऑयलर नंबर बोलते हैं। इसका जो स्पेलिंग है EULER होता है बट प्रोनाउंसिएशन ऑयलर होता है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आया कि नेचुरल लॉग में बेस ई रहता है। अभी इट्स कॉमन लॉग का थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं, दैट इज log 2 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं नेचुरल लॉग के बारे में। नेचुरल लॉग में कैसे है, log 2 टू द बेस e, log 3 टू द बेस e। अभी एक बात समझना है, जब भी बेस e आ जाता है ना, आप उसको एक और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग उसको बोलते हैं लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन बोलते हैं। इसको लॉग बोलते हैं, इसको लॉन बोलते हैं। तो जो भी चीज बेस e में है उसको हम लोग क्या लॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर log 2 टू द बेस e यहां पर ln 2 में कन्वर्ट हो गया, log 3 टू द बेस e आपका ln 3 में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर एक और चीज है कि क्वेश्चन में
या जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, अगर बेस आपका गिवन नहीं है तो आपको उसको एज अ 10 ही कंसिडर करना है, ई कंसिडर नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है या कुछ भी आपका गिवन नहीं है तो आपको उसको 10 लेके ही सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं। पिछले वाले स्लाइड में मैंने क्या रखा है, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज रखे जो आपको याद करना है। तो अगर समझो आपको जो नेचुरल लॉग है दैट इज लॉग m टू द बेस e या ln m को आपको log के टर्म्स में दैट इज कॉमन log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? या 2.30 से डिवाइड मार दो वो भी चलेगा। तो बेसिकली आप ln m इज इक्वल टू 2.303 इनटू log m बेस 10 से आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा कन्वर्जन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको केमिस्ट्री में भी यूज करने वाले हो, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में तो बहुत भर भर के यूज करने वाले हो। ठीक है, और ये थोड़े बहुत वैल्यूज है जो आपको याद रखने हैं लॉग के। दैट इज log 2 टू द बेस 10 आपका 0.3 होता है, log 3 टू द बेस 10 आपका 0.48 होता है, और log 2 टू द बेस e या ln 2 की बात हो रही है, यहाँ पर ln 2 की बात हो रही है, उसका वैल्यू 0.69 होता है। ये तीन वैल्यूज को तो आपको जरूर याद रखने हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग बात करते हैं अभी लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में, हम लोग याद करेंगे लॉग के प्रॉपर्टीज। लॉग का प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी इज log a टू द बेस a आपका 1 रहता है। सिंपल सी बात है, a टू द पावर ऐसा क्या डालो कि आंसर a आना चाहिए, वही तो है। तो a का पावर 1 डालूंगा तो a आएगा ना आंसर, तो वही तो आपको 1 आ रहा है यहां पर। फिर log 1 टू द बेस b आपका क्या आंसर आना चाहिए, तो b का पावर ऐसा क्या डालो कि आंसर 1 आ जाए, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 आता है, तभी आपका ये पॉसिबल होगा। तो b रेज टू 0 आपका 1 आना चाहिए, उसके लिए आंसर इसका 0 आ गया। तो ऐसे ही log के आप डेफिनेशन में आप ध्यान दो तो आपको प्रॉपर्टीज भी आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर अगर log ब्रैकेट में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो स्प्लिट कैसे करोगे, दोनों नंबर्स या टर्म्स को स्प्लिट कर दो तो हमको आंसर मिल जाएगा log x प्लस log y आपको मिल जाएगा। फिर log ऑफ x डिवाइडेड बाय y है तो बस क्या कर दो, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में प्लस कर रहे थे, डिवीजन में नेगेटिव करना है, माइनस करना है, तो log x माइनस log y आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी के बारे में। उतना यूज नहीं होगा पर थोड़ा ध्यान रखो। क्या हो रहा है यहां पर, log ऑफ p रेज टू a टू द बेस q हो रहा है यहां पर, log ऑफ p रेज टू a टू द बेस q हो रहा है। तो क्या करना है, तारे जमीन पर लेके आ जाओ भाई, तारे जमीन पर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये a को यहां पर लेके आ जाओ तो आंसर मिल जाएगा a log p रेज टू q बेस q, दैट इज a इंटू log p टू द बेस q। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते अभी देखो यहां पर मेरे बेस में ही पावर है, बेस में ही पावर है, दैट इज log p टू द बेस q रेज टू b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप इसको अगेन नीचे से आप ऊपर लेके आ जाओ, नीचे से ऊपर लेके आ जाओ, बट उल्टा करके लेके आना है। तो यहां पर देखो पावर में b था, बट जब ऊपर ऐसे ऊपर लेके आ जाओगे तो 1/b हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। तो ये छठा प्रॉपर्टी, उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट बोल के बोल रहा हूं। अभी अगर समझो आप इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हो, उलट पलट करना चाहते हो, उलट पलट आप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1/log b टू द बेस a। ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है जो आप ध्यान रख सकते हो। फिर इसको अगर आपको तोड़ना है तो क्या करना है, तो log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हो, log a डिवाइडेड बाय log b। अभी आपका एक सवाल होगा, सर हम लोग बेस क्या डालेंगे, बेस कुछ भी डाल दो, आप इधर 10 लिख सकते हो, इधर 10 लिख सकते हो, e लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेस आपका सेम होना चाहिए, बस यही आपका प्रॉपर्टी है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े? यस सर आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको इश्यू नहीं अभी तक इधर तक, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ्स की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में सबसे पहला जो आपका फिगर आता है वो आपका स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन में आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जो ओरिजिन से पास कर रहा होता है वो y इक्वल टू mx होता है, और ये ऑब्वियसली बात है पासेस थ्रू ओरिजिन हो रहा है, एंड m जो होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, और y और x क्या होते हैं, उसके एक्सेस होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे सर स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप हम लोग को पहले से पता है सर, बट आप अभी बोल रहे हो तो हम एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। स्लोप जो है m से रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता है हम लोग उसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करता है, और tan थीटा बेसिकली क्या होता है आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब ये सर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज बेसिकली चेंज होता है, चेंज। तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x आपका tan थीटा आपको यहां पर मिल रहा है, और इसको अगर आप कोऑर्डिनेट वाइज में लिखना चाहते हो, इट इज बेसिकली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यहां पर आ रहा है। अभी ये सर स्लोप से क्या क्या पता चलेगा, तो अगर मेरा थीटा मेरा 0 है, अगर मेरा थीटा मेरा 0 है तो लाइन का मेरा एकदम स्लीपिंग लाइन मिलेगा, मुझे स्लोप मेरा 0 मिलेगा, m इज इक्वल टू 0। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री पे है, थीटा मेरे 90 डिग्री पे है, जो भी स्लोप मेजर करता हूं मैं x एक्सिस से मेजर करता हूं, x एक्सिस से। तो अगर थीटा 90 डिग्री पे है तो मेरा लाइन क्या है, ऐसा स्टैंडर्ड
डिसेंडिंग लाइन बोलते हैं हम लोग, और तभी मेरा स्लोप मेरा इंफिनिटी आता है भाई, क्योंकि एकदम इंफिनिटी स्लोप हो गया ना, ये मेरा 0 है, ये मेरा इंफिनिटी हो गया। अगर थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, दैट इज थीटा इज लेस देन 90, तो मेरा स्लोप मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है। और अगर थीटा जो है मेरा ग्रेटर देन 90 है, तो मुझे स्लोप यहां पर नेगेटिव आ रहा है। ये सर हम लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी देखो यहां पर आप देखोगे स्लोप जब भी हम लोग देखते हैं थीटा एक्स एक्सिस से हम लोग निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस जब थीटा निकालोगे हम लोग को यहां पर दिख रहा है कि एक्यूट एंगल मिल रहा है, तो tan थीटा हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। वैसे इधर आप देखोगे तो हम लोग को ग्रेटर देन 90 हम लोग को थीटा मिल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है, तो यहां पर हम लोग को स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पार्ट 2, मतलब क्या, जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होगा, है ना, जिसके पास कुछ ना कुछ तो इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट की मतलब क्या है, जो वाई एक्सिस में यहां पर कहा तो कट कर रहा होगा। देखो y is equal to mx plus c is the equation of the line, is the equation of the straight line which is not passing through origin। तो यहां पर y और x अपना ठीक है एक्सिस है, कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है, m अपना स्लोप है, c क्या है, अपना y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब जहां पर जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काट रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इधर अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट पे काट रहा है ना, ये पॉइंट पे y एक्सिस को काट रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा c हो जाता है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये c हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वैसे आप ये वाली लाइन की बात करोगे तो इधर काट रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका c हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं और एग्जांपल्स लेके आया हूं, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर y एक्सिस को यहां पर नेगेटिव में काट रहा है, नेगेटिव में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका c हो जाता है, ये आपका c हो जाता है। वैसे इधर आप देखोगे अगेन c को नेगेटिव में काट रहा है, y को नेगेटिव में काट रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका c हो जाता है, आपका c हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ये तो और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इसमें आपका ये ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट आपको समझना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है xy इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अभी इसमें देखो मैंने क्या किया, मैं y को इधर ही रख रहा हूं, x को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x आ रहा है यहां पर। तो कांस्टेंट को निकाल देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन लेके आ जाता है, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ चीज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब y बढ़ेगा तो x घटेगा, जब y कम होगा तो x बढ़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसा इनवर्स रिलेशन मिलता है तो आपका ग्राफ एकदम ऐसा कर्व आपको मिलेगा, एकदम ऐसा करके एकदम स्लाइड जैसे आपको एक कर्व मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे कर्व के बारे में, दैट इज पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला में क्या मिलेगा, आपको एक ऐसा रिलेशन मिलेगा दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आपको मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपको एक ऐसा वाला कर्व आपको मिलेगा, ऐसा वाला कर्व। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपका जो कर्व है ना, आपका ऐसा कंप्लीटेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट अगर हम लोग ने इतना भी दिखा दिया तो भी बहुत हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग बात करते हैं ये वाली इक्वेशन के बारे में, दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। रूट x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट का पावर मतलब हाफ होता है, दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ होता है। तो इसमें भी आपका कर्व आपको ऐसा मिलता है। तो जब भी आपको ऐसा कोई तो रिलेशन मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन में, आपको ध्यान रहना चाहिए कि कैसा आपको ग्राफ बनना चाहिए। कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, बट अगर आपको ऐसा वाला रिलेशन मिल रहा है तो ऐसा वाला कर्व मिलना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलना चाहिए करके आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप मान लेते हो, बट सर समझो अगर हमने इसका पावर दे दिया कुछ तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x हम लोग को पता है। तो ये अपना कर्व हो गया। अगर समझो मैंने इसका पावर बढ़ा दिया, दैट इज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³। अगर ये मैंने बोल दिया तो इसका जो स्लोप है ना और स्टीप आएगा, और पावर बढ़ा दो तो और स्टीप आपका स्लोप आपका शुरू हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये पैटर्न और ये वेरिएशन दिखना चाहिए आपको, ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत हेल्प करता है। तो देखो क्या लिखा है, एज द पावर इंक्रीजेस द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बोल रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा ऐसा एक ग्राफ दिख रहा होगा, ऐसा एक ग्राफ। तो यहां पर दिख रहा होगा y एक्सिस में कहा तो इसको कट कर रहा है, y एक्सिस में कहा तो कट कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कहां पर कट कर रहा है उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उतना मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है।
अगर समझो x का पावर नेगेटिव हो गया, x का पावर नेगेटिव हो गया है, तो आपका पूरा ग्राफ एकदम ऐसा वाला कर्व पकड़ लेगा, बट अगेन वही सेम जगह पे कट कर रहा है जहां पर ये कट कर रहा है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? बस आपको थोड़ा सा अगर आप समझो ऐसा लग रहा है मिरर मिरर खड़ा कर दिया दोनों के बीच में, और आपको एक मिरर इमेज जैसा आपको एक चीज मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एलिप्स और सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर या सर्कल या एलिप्स के बारे में। तो एकदम ऐसा नहीं लग रहा है ये ओवल शेप लग रहा है, बट ओवल शेप नहीं है, इसको हम लोग एलिप्टिकल शेप बोलते हैं या एलिप्स बोलते हैं। ग्रेविटेशन में बहुत मदद करने वाला है आपका ये। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर्कल को लिया और पटक दिया ऐसा। ठीक है, एकदम ऐसे ही है। तो देखो, ये ए को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये बी को हम लोग सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, और इसका इक्वेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको यहां पर इक्वेशन आता है, और इसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि यहां पर भी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है, बट दोनों का वैल्यू जो है सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहां पर ए और बी का वैल्यू 1 डाल दो, 1 डाल दो, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपका 1 आ रहा है, यहां पर आपका रेडियस का स्क्वायर है, यहां पर आपको आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये हम लोग तब बोलते हैं कि जब इसका सेंटर ओरिजिन में है, ओरिजिन में। बट आप इतना ध्यान दोगे तो भी बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत बेसिक चीजें कवर करनी है। क्या होता है कि सबसे पहले ये बताओ कि भाई एंगल क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? एंगल क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मतलब बेसिकली होता है कि एक डायरेक्शन देना होता है, एक डायरेक्शन देना होता है कि भाई किधर जा रहा है, पॉजिटिवली जा रहा है कि नेगेटिवली जा रहा है, तो हम लोग को एंगल से पता चलता है। अभी आपको एक चीज समझना है कि एंगल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आपका एंगल बनता है। और ये वाला जो चीज है, आपने आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला पहले से देखा होता है कि अगर आपको ये वाला आर्क लेंथ ढूंढना है, ये वाला आर्क लेंथ, और ये थीटा आपको पता है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा आप फॉर्मूला लगाते हो। यहां से मैंने उसको क्या बोला, ये फॉर्मूला उठाया मैंने। ठीक है, दैट इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस इंटू थीटा, आपको आर्क लेंथ आपको यहां पर मिल जाएगा। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो भी एंगल रहता है, यहां पर आप डिग्री में आप लिख सकते हो या रेडियन में लिख सकते हो, बट जब भी आप फॉर्मूला या कैलकुलेशन में यूज कर रहे हो तो हमेशा रेडियन यूज करना, हमेशा रेडियन यूज करना है आप लोगों को। ठीक है भाई, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको ऐड करके अगर आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो दो एंगल्स को अगर आपने ऐड कर दिया तो 180 डिग्रीज मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अभी हम लोग थोड़े बहुत और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे एंगल्स जिन 90 डिग्री से कम हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो एंगल्स एकदम 90 डिग्री हो तो उनको राइट एंगल बोलते हैं। जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री तक, दैट इज 90 और 180 के बीच में लाई कर रहे हो, तो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल यहां पर इसको बोलते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे एंगल दैट इज थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है। अगर आपने एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया, दैट इज क्लॉक कैसे घूमता है आपका, क्लॉक आपका क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लिया तो थीटा को पॉजिटिव लेना होता है। और अगर आपने क्लॉकवाइज लिया तो आपका क्या होगा, ये आपको क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है आपका थीटा का वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये सब आपने 10वीं में पहले से सीखा होता है कि ये अपना लॉन्गेस्ट साइड अपना हाइपोटेन्यूस होता है। ये अभी समझो ये मेरा थीटा, मैंने इसको थीटा ले लिया, ये थीटा के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस छोड़ के जो उसका एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको पहले से ही पता है। फिर अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, दैट इज जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है कि साइन थीटा आपको क्या होता है? ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा आपका क्या होता है? ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। इसको याद करने का तरीका है उ आ ओए। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, मैंने भी अपने 10वीं क्लासेस में ऐसे याद किया था, उ आ ओए, आप इसको याद कर सकते हो। अभी कोसेक सेक और कॉट थीटा क्या होता है? सीधा साइन कॉस टैन। ये साइन और कॉस को हम लोग प्राइमरी रेशियोज बोलते हैं, प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो कोसेक सेक कॉट इन सबके उल्टे होते हैं। तो अगर साइन आपका उ है तो आपका कोसेक आपका हो जाएगा, तो कॉस थीटा आपका आ है तो ये आपका हा हो जाएगा, और टैन थीटा आपका ओए है तो ये आपका एओ हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग बात करते हैं कि टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन बाय डिवाइड बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा को वैसे ही उसको उल्टा कर देना है तो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये थोड़े बहुत फॉर्मूला जो अपने 10वीं क्लासेस में सीखा है उसके लिए यहां पर मैं लिखा हूं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा यहां पर होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है?
अभी थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलास जो आपको पक्के से याद रखना है, पक्का पक्का याद रखना है, दैट इज साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है, बाकी का तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको एक पोएम जैसे याद रखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी में बस प्लस का माइनस कर दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस कॉस में सीधा उल्टा हो जाता है, कहानी उल्टा हो जाता है, यहां पर प्लस साइन आ जाता है, यहां पर माइनस आ जाता है, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस आ जाता है। बट याद रखो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैसे कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या आपको बात समझा? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन टू थीटा आपका हो जाता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है आपको। कॉस टू थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया। और हम लोग को ये भी पता है कि हम लोग को क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, हाँ सर। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, हाँ सर, हमको याद है। तो अगर आप इधर ध्यान दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में या हाँ कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल दिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, एक और फॉर्मूला मिल गया। अभी इधर ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको यहां पर आ रहा है। तो कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मुलाज आपको यहां पर याद रखना है। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो बाकी के तो 2 डिराइव हो ही जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर जो साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस होना था, मिनिमम वैल्यू माइनस होना था, हमेशा ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होने वाला। ये थीटा का वैल्यू कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। कॉस थीटा का वैल्यू अगेन सेम चीज होता है, प्लस 1 मैक्सिमम, माइनस 1 आपका कम होता है। tan थीटा का आपका प्लस इन्फिनिटी से लेके आपका माइनस इन्फिनिटी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी इसका रेंज होता है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते चलो। अभी हम लोग ना कन्वर्जेंस की बात करेंगे। कन्वर्जेंस में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसको हम लोग थोड़ा ठीक कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखो, आपको ये वाला सर्कल आपको याद रखना है, दैट इज ऑल साइन टैन कॉस। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, आप चाहे तो याद रख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में बस साइन होता है, थर्ड में टैन होता है और फोर्थ में कॉस आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं, नेगेटिविटी की नहीं, पॉजिटिविटी की। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अगर आपको ये साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें क्या है कि 90 के जो मल्टीपल्स है, 90 के जो मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल्स आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं ना, देन कन्वर्ट होगा। मतलब देखो 90 इंटू 1 दैट इज ऑड मल्टीपल है, तो ये साइन का कॉस हो गया। वैसे ही या अगेन 90 इंटू 1 है तो कॉस का साइन हो गया। वैसे ही अगर आप टेक्निकली देखा जाओगे तो 270 क्या होता है, 90 इंटू 3 होता है, ऑड मल्टीपल है, तो साइन का यहां पर कॉस हो चुका है। ये साइन कैसे है मैं आपको बाद में बताता हूं, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कन्वर्जन कब करना है, अगर ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्ट कर देना है उसके दूसरे रेशियो में। तो इधर देखो अगर इवन है तो क्या कन्वर्ट करते हैं, नहीं। 180 मतलब क्या होता है, 90 इंटू 2 होता है, मतलब इवन मल्टीपल है तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, साइन का साइन ही था। कॉस में देखो 180 है, अगेन इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस रहा। अभी साइन कब आता है वो मैं बाद में बताता हूं। अभी देखो साइन कैसे डिसाइड करते हैं। ये देखो साइन ऑफ 90 माइनस, ठीक है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा पहले ले लेते हैं। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा सबसे पहले डिसाइड करोगे कि कन्वर्ट होगा कि नहीं। 90 आपका ऑड मल्टीपल है तो कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है भाई, अभी 90 प्लस थीटा मतलब पहले थीटा इधर था तो आपने 90 डिग्री घुमा दिया, तो 90 डिग्री घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घुमा दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव आपने डाल दिया, तो कुछ साइन नहीं आया, पॉजिटिव है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग बात करते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा की। 90 प्लस थीटा मतलब क्या, ऑड मल्टीपल है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी 90 प्लस थीटा में ये थीटा पहले इधर था, 90 डिग्री घुमा दो, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस तो पॉजिटिव नहीं है, तो यहां पर आपने माइनस साइन लगा दिया। बस यही है भाई, यही है। एक और बात देखो, आप ऐसे समझ लो, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 आपका इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिख दिया। अभी साइन देखना है, दैट इज 180 प्लस थीटा, तो पहले इधर था, आपने 180 डिग्री घुमा दिया, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका। थर्ड क्वाड्रेंट में बस टैन आपका पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके लिए माइनस साइन थीटा। क्या आपको बात समझा? कैसे याद रखना है इसको? ये सब याद नहीं रखना होता, ये सब कंसेप्चुअली आपको समझना होता है। अगर आपको रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइड बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई डिवाइड बाई 180 से। रेडियन टू डिग्री 180 डिवाइड बाई पाई, डिग्री टू रेडियन पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, बस बात खत्म। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग बात करते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। अगर आपका थीटा अगर आपका छोटा है, अगर थीटा आपका छोटा है, मतलब थीटा का जो वैल्यू है 15 डिग्री से कम है, 15 डिग्री से अगर आपका कम है, तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। जितना कम है उतना अच्छा है। उसमें क्या है, अगर आप मान रहे हो कि थीटा आपका स्मॉल है, तो साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा ही आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपका थीटा आएगा, और cos थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। और ये सब कुछ आपका क्या, थीटा आपका रेडियंस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, यह ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और अगर समझो ऐसा कुछ फंक्शन है, दैट इज y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, इसका जो मैक्सिमम रेंज है, वो आपका वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जिसका मिनिमम वैल्यू जो आ सकता है, बस इसके सामने एक नेगेटिव डाल दो, वो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। दैट इज मिनिमम वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका साइन का कर्व है, ये आपका कॉस का कर्व है। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू -1 ले रहा है, +1 ले रहा है नेगेटिव, और मिनिमम वैल्यू -1 ले रहा है। वैसे ही कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू आपको -1 है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ्स आपको याद रखना है, आपका ये बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते। अभी हम लोग बात करने वाले कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस में कैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेशंस में बहुत याद आता है, फिजिक्स में तो चाहिए ही चाहिए, बिना कैलकुलस के फिजिक्स आपका हिलने नहीं वाला। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन, चलो डिफरेंशिएशन। तो समझो यहां पर अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू सम फंक्शन आपका गिवन है, और वो फंक्शन किस चीज का बना है, वो फंक्शन x का बना है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहां पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, मतलब आपका फंक्शन जो है आपके x के टर्म्स में लिखा गया है। इसका मतलब ये है, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ में आया? फिर मैंने बोला डेल्टा y, ये ट्राइंगल का मतलब डेल्टा होता है, इसका मतलब चेंज इन y होता है। ये डेल्टा के बदले में अगर मैंने d लिखा है, तो इसका मतलब स्मॉल चेंज, एकदम चिंटू सा चेंज इन y है, दैट इज स्मॉल चेंज इन y। वैसे ही डेल्टा x आपका चेंज इन x हो गया, dx मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन x के बारे में बात हो रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इन डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। दिस इज dy by dx, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y कितना चेंज हो रहा है x के साथ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? y कितना चेंज हो रहा है, कितने रेट में चेंज हो रहा है x के साथ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? या इसको हम लोग y डैश भी हम लोग लिख सकते हैं, या f डैश x भी हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, समझ में आ गई है, ठीक है। अभी dy by dx जो होता है वो आपका स्लोप भी होता है ग्राफ का, तो dy by dx इज इक्वल टू आप tan थीटा भी आप लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू m, जो हम लोगों ने स्लोप के बारे में हम लोग सीखा था। तो किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप चाहिए तो dy by dx निकाल देना, और कौन से पॉइंट में चाहिए वो पॉइंट डाल दो, आप वो पॉइंट पे आपको स्लोप मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, अच्छा कभी कांस्टेंट है करके कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये आपका वेरिएबल होता है, यहाँ पर अपना वेरिएबल x होता है, तो x के बदले में कुछ भी यहाँ पर आए वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। yi, zi, 2i, 3i, ci, b2, b3, एनीथिंग, कुछ भी है यहाँ पर आपको वो कांस्टेंट माना जाएगा। x आएगा तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो जाता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तारे जमीन पर लेके आओ, nx रेज टू n माइनस 1, और पावर को एक घटा दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x। ये तो भाई एकदम नहीं हिलने वाला, ये कुछ भी करो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करो, इसका आंसर यही ना, ये अपने जगह से नहीं हिलने वाला, ये तो एकदम स्टड आदमी है भाई। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होने वाला है, ठीक है। ये थोड़े बहुत जो भी फॉर्मुलास है आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने दिया है, बेसिक फॉर्मुलास है, आपको मेन फॉर्मुलास आपको इसमें ही खेलना है। डिफरेंशिएशन sec x आपका sec x tan x होता है, cosec x माइनस cosec x cot x, tan x का sec square x, cot x का माइनस cosec square x। हाँ, एक चीज याद रखना, ये चीज याद रख सकते हो, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपका 1/x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपका 1/x होता है, ठीक है। अभी थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज जो आपको डिफरेंशिएशन में याद होनी चाहिए। अगर समझो a, b और c आपके 3 फंक्शन है x में, मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये तीनों फंक्शन x में है, और आप उनको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इनको क्या करो, सेपरेट इनको डेरिवेट कर दो और ऐड कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x, और तीनों को ऐड कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन में u इंटू v, तो यहां पर अपना क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या करो, सबसे पहले एक को पकड़ो,
दूसरे को डेरिवेट करो, प्लस दूसरे को पकड़ो, पहले को डेरिवेट कर दो, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन या सॉरी डिवीजन में है, डिवीजन में तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय आपका v स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का आपका मेन काम होता है फिजिक्स में एरिया अंडर द ग्राफ आपको ढूंढने के लिए। तो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ आपका ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, ये आपका बन रहा है। तो अगर आप ये कर्व को इंटीग्रेट करोगे, ये कर्व को इंटीग्रेट करोगे, इसके नीचे का जो एरिया है ना आपको वो मिलेगा, एरिया मिल जाएगा आपको। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देन वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक्स, ये सांप जैसा साइन दे देते हैं और y dx हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी थोड़े बहुत फॉर्मुलाज देख लेते हैं। फॉर्मुलाज क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x प्लस सी हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये c क्या है? ये आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन में भी दो टाइप के होते हैं, एक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लिमिट्स भी लिखते हो, लिमिट्स में आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है? आपको पावर बढ़ाना है और वही पावर से डिवाइड करना है। तो x रेज टू n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, तो प्लस सी मैं बोल नहीं रहा क्योंकि हर जगह आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आपका माइनस कॉस x होता है, ये सीधा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x आपका साइन x आता है। अगर आप सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x आपका साइन x आता है। अगर आप ध्यान दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आया था? cos x आया था। अभी इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपका sin x आ जाना चाहिए। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीधे एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, मैंने क्या बोला? ये एकदम स्टड बंदा है, ये एकदम ये नहीं हिलने वाला, ये नहीं झुकने वाला। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x आपका e रेज़ टू x ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x आपका ln x आता है, ln x याद रखो। इंटीग्रेशन ऑफ अगर समझो वापस से a प्लस बी प्लस सी आपको है जो फंक्शन ऑफ x में बैठे हैं, इनको क्या करना है? सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो और ऐड कर दो, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है सर। अभी थोड़े बहुत स्पेशल इंटीग्रेशन, ये स्पेशल इंटीग्रेशन भी काम आता है, पहले ही बोल रहा हूं, स्पेशल इंटीग्रेशन भी फिजिक्स में आपका काम आता है। क्या है? साइन ऑफ ax प्लस बी dx। अगर ध्यान दोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या है? आपका माइनस कॉस x आ रहा है, तो यहां पर भी आपको माइनस कॉस ऑफ वही एंगल ही आ रहा है, बट आपको ध्यान रखना है अगर x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यही उसका रूल है। दैट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ सम एंगल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट a। समझा? वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ सम एंगल का आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ सम एंगल आना चाहिए, बट x का कोई कोएफिशिएंट है तो यहां पर मैंने उसके से डिवाइड कर दिया। क्या आपको बात समझा? वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x या e रेज़ टू x के फॉर्मेट में ना इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? e रेज़ टू x ही आता है, बट x का कोई तो कोएफिशिएंट है उसके लिए मैंने उससे डिवाइड कर दिया। वैसे ही 1 अपॉन ax प्लस बी का यहां पर इंटीग्रेशन आएगा, ln ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a यहां पर आपको आना चाहिए। क्या आपको बात समझा? क्या आपको ये बात समझा? ठीक है, तो स्पेशल इंटीग्रेशन भी आपको याद रखना है। अभी हम लोग बात करने वाले मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में ये आपका लास्ट टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा क्या है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ग्राफ है, या आपको एक उल्टा कटोरा दिख रहा है, या आपको एक क्या सीधा कटोरा दिख रहा है। मैक्सिमम मतलब यहाँ पर जहां पर उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है फंक्शन का, उसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? पहले जो फंक्शन है उसको डेरिवेट कर दो, डिवाइड बाय dx, और उसको जीरो कर दो तो कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है भाई, फिर वापस से फंक्शन को एक और बार डेरिवेट कर दो तो इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट इज लेस देन 0 आ रहा है, देन वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर हम लोग सीधा कटोरे की बात करें, अगर आपको ये जो एकदम पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इसमें क्या है? आप डेरिवेट कर रहे हो, एक बार डेरिवेट कर दे इज इक्वल टू 0 कर दो, कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे, एक और बार डेरिवेट कर दो, तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट आपका हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इससे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा हम लोग निकालते हैं। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत काम है इसका, बहुत काम है इसका। तो आई होप सो आपको ये बेसिक मैथ्स का लेक्चर या मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारा ये खत्म हो चुका है। अभी नीट अंडर ग्रेजुएट का आपका जो प्रेप है बहुत कम प्राइस में, दैट इज 4999 में आपका हो चुका है। जल्दी लेना ना, कोड अनलॉक यूज करना है आपको, क्योंकि प्राइसेस आपके बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच की, आपको मिलेगा, लाइव हो चुका है, जल्दी से जाके एनरोल करो TRUE999 में। फिर अगर आपको टीन टाइप 10 से पढ़ना है अनअकैडमी के ऐप में आप जा सकते हो, 4999 में आपको ये बैच जल्दी मिल जाएगा। फिर निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच
अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो तो 9999 में अगर आपको जल्दी से मिल जाएगा, तो आप अनअकैडमी ऐप में जाके आप इसको जल्दी से आप देख सकते हो। ठीक है पीपल, सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर एकदम मजा आया होगा। हम लोगों ने वन शॉट तरीके में बेसिक मैथ्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसका जो लिंक है और इसका जो नोट्स का जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अब उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो मैथमेटिकल टूल्स हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग इसको वेक्टर्स हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अपना वेक्टर्स होगा, तो वेक्टर्स हम लोग खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हमारा फिजिक्स का पोर्शन दैट इज क्लास 11th वन शॉट में एक एक करके लेके आ जाऊंगा। सो आई होप सो यू हैव लाइक्ड द लेक्चर, सो यू कैन लाइक, share and subscribe to NEET Marvels for further academic content or non-academic content. So this is Jonathan Matthew or Johnny Sir, जैसे कि आप मुझे प्यार से बोलते हो, signing off from NEET Marvels. I'll see you in the next one. Sayonara.